सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति। फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ जीव विज्ञान क्लास 11 के कई लेक्चर लेकर, जिसमें हम क्लास 11 का जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। आपको सबको स्क्रीन पे दिख रहा है। और हाँ, उसका एनसीईआरटी बेस मेन जो है वो एनसीईआरटी बेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैक्सिमम हिंदी मीडियम के जो अधिकतर बच्चे होते हैं या विद्यार्थी होते हैं, उनको इस चैप्टर को समझने में बहुत समस्याएं आती है। तो इस तरह के जो एनसीईआरटी बेस यानी हिंदी मीडियम के लिए जो एनसीईआरटी है, पहले से एनसीईआरटी एक तो थोड़ा होता ही है अच्छे टफ लेवल का, और उसमें भी जब हिंदी मीडियम आता है तो इतनी शुद्ध हिंदी आ जाती है तो बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, जिसको किताब की भाषा नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी लेके आए और आप सभी यहाँ पे मेरे साथ ध्यान देंगे और लेक्चर अपने चालू करते हैं इसी के साथ। ठीक है, चलो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस का एरो दिख पा रहा है सबको। चलो, तो सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। यानी अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सबसे पहले शुरुआत से ही देखो, जब से अनेक प्राणी आए हैं, अनेक सजीव आए, उनके वर्गीकरण के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयास किया था। तो उनके सबके मानदंड अलग अलग थे। कुछ भोजन के आधार पर उनको वर्गीकरण कर रहे थे कि वो क्या खा रहे, कुछ रहने के आधार पर कि वो क्या किस तरीके से रह रहे हैं, कुछ कपड़ों के आधार पर भी कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। किसने किया? वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। उन्होंने पादप को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया। तो अरस्तु ने, आप यहाँ पे देख पा रहे, अरस्तु ने वनस्पति को, या हम कह सकते हैं सजीव वनस्पतियों को किन किन भागों में विभाजित किया है। तो पहला वृक्ष लिखा है, आपको यहाँ पे क्या लिखा है? वृक्ष। दूसरा क्या है? झाड़ी। और तीसरा लिखा है शाक। ठीक है, क्या लिखा है? शाक। देख पा रहे आप, सबको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा रेड कलर की लाइन में, कोई बात नहीं, हम इसको पतला भी करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वृक्ष, झाड़ी और शाक के रूप में तीन वर्गीकरण, तीन भागों में वृक्षों को उन्होंने बांटा, यानी आकारिक लक्षणों के आधार पर पादपों को अरस्तु ने बांटा। अब क्या यहाँ पे हो रहा है? चलो अब देखेंगे। जबकि उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। ठीक है, और प्राणियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? लाल रक्त की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया था। किसने किया था? अरस्तु ने। एरिस्टोटल भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे लिनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिसमें उन्हें क्रमशः प्लांटी एवं एनिमेलिया यानी प्राणी जगत में वर्गीकृत किया था। तो जो हमारे लिनियस भाई साहब थे, यानी लिनियस मतलब एक अच्छे वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या किया था? अरे यार, ये कहाँ गया? हाँ, जो लिनियस थे ये एक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्राणियों और पादपों को दो भागों में बांटा। सीधी बात है, द्विजगत प्रणाली विकसित की थी। किसने की थी? लिनियस ने। ठीक है, लिनियस ने द्विजगत पद्धति प्रणाली विकसित की थी। ठीक है, मैं आपको एक बार नाम भी लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा पतले में लिखा, अच्छा, ये ओहो, लिनियस। अच्छा, ये मेरे पीछे लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप ध्यान देंगे फिर से एक बार। लिनियस, क्या बात है, इतना बड़ा बड़ा लिख रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हमारा थोड़ा और कोशिश करेंगे और अच्छे से लिखेंगे हम लोग भविष्य में। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे और क्या क्या, एक प्लांटी जगत में और दूसरा एनिमेलिया जगत में लिनियस ने प्राणियों को वर्गीकृत किया। ठीक है, अच्छा, आगे ये पद्धति कुछ काल तक अपनाई जाती रही थी। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक, देखो, यूकैरियोटिक यानी ससीम केंद्र की और प्रोकैरियोटिक यानी असीम केंद्र की एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। तो इन सब चीज़ों के बीच में पहले विभेदन स्पष्ट करना, क्या बोलते हैं, स्थापित करना संभव नहीं था, कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषी कौन है, अप्रकाश संश्लेषी कौन है, यानी इन सब चीज़ों के बीच में वर्गीकरण करना संभव नहीं था। ठीक है, अब अपने आगे देखेंगे, यहाँ पे धीरे से थोड़ा और नीचे चलते हैं।
हाँ, पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद से बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी वर्ग में रखना संभव नहीं था। अब क्या था, वर्गीकरण समझा जाने के बाद भी क्या था कि कुछ प्राणियों को इस प्रकार के वर्गीकरण में रखना संभव नहीं हो पाया था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली अपर्याप्त सिद्ध हुई। एक मिनट, कहाँ चला गया ये? ठीक है, ये जो द्विजगत पद्धति वो कैसी सिद्ध हो गई थी? अपर्याप्त सिद्ध हुई थी। किस कारण से? भाई आसानी से, अब क्या था कि हमारे जो लिनियस भाई साहब थे, यानी लिनियस जो वैज्ञानिक थे, भाई साहब तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लिनियस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्राणियों को या सजीवों को और पादपों, सजीव जो पादप और प्राणी दोनों को दो भागों में बांटा था। पहला प्लांटी यानी पादप और दूसरा एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया किसमें बांटा था? प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन उसके बाद कई चीजें उसमें ऐसी दोनों में मैच कर रही थी या दोनों में ही नहीं हो रही थी, तो द्विजगत प्रणाली थी वो अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी, यानी इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा था। अब देखिए, इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकार के साथ साथ कोशिका संरचना, भित्ति के लक्षण, कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण और पोषण की विधि, एक मिनट, लिटी ऊपर आ गई है, ठीक है, पोषण की विधि, फिर आवास प्रजनन की विधियां, प्रजनन की विधियां क्या क्या है वो भी अपने देखेंगे आगे, और विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यानी जो द्विजगत प्रणाली थी वो अपर्याप्त सिद्ध होने लगी, तो वर्गीकरण के कुछ और मेन बेसिस हो गए कि भाई और किन बेसिस पे ये सजीवों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपको दिया गया कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, रहने की जगह यानी आवास और प्रजनन की विधि, और विकासीय लक्षण। आगे, अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल, सदैव समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की व्याख्या एवं उनके लक्षणों के विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई। अब आपको बहुत सारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ने को मिलेंगे जिन्हें जीव जगत का वर्गीकरण किया है, और उन वर्गीकरण की सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या होगी। अब आपको देख रहा होगा साइड में स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा है, देखो तो टेबल में क्या लिखा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये जो फिर 5 जगत प्रणाली विकसित हुई, बाद में कौन सी 5 जगत 5 किंगडम प्रणाली विकसित हुई। अच्छा, उनको किन किन बेसिस पे वर्गीकृत किया गया? तो सबसे पहला कोशिका का प्रकार है, क्या है? कोशिका प्रकार। तो कोशिका प्रकार में मोनेरा कौन सा है? प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। फंजाई भी यूकैरियोटिक है, और प्लांटी जो होंगे वो भी यूकैरियोटिक होंगे, और एनिमेलिया भी यूकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक कौन है? सिर्फ प्रोकैरियोटिक कौन है? सिर्फ मोनेरा। कौन है प्रोकैरियोटिक? ओनली मोनेरा है। ठीक है, आपको पता चला यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कौन है? सिर्फ मोनेरा। आगे, कोशिका भित्ति इन सबकी कैसी, यानी सजीवों को 5 भागों में बांटा गया। पहले सिर्फ द्विजगत थी, अब 5 बनाए गए। अच्छा, क्या क्या है? कोशिका भित्ति कैसी है? सेल्यूलोज रहित और प्लस एमिनो अम्ल। तो इनमें सेल्यूलोज नहीं होता है, यानी सेल्यूलोज रहित बोला गया, यानी सेल्यूलोज इसमें नहीं होता है। अच्छा, अब कोशिका भित्ति हम देखेंगे प्रोटिस्टा की। किसकी? प्रोटिस्टा की। तो कुछ में क्या बोला है? उपस्थित है। और फंजाई में क्या लिखा है? फंजाई में उपस्थित है, वो भी कौन सी? सेल्यूलोज रहित। फंजाई में भी होती है लेकिन सेल्यूलोज बिना की होती है। लेकिन प्लांटी में सेल्यूलोज सहित बोला गया। कैसे? सेल्यूलोज सहित बोला गया, यानी प्लांटी किंगडम जो है, यहाँ पे आपका जगत आया, चौथा जगत हम पढ़ रहे हो 5 प्लांटी, और इसमें सेल्यूलोज सहित हमारी कोशिका भित्ति उपस्थित है। और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो सबसे खास ये हमको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि ये जो तो ये जो अनुपस्थित है, क्या अनुपस्थित है? कोशिका भित्ति एनिमेलिया। देखो आप सब में देख पा रहे होंगे कोशिका भित्ति है, ठीक है, कोशिका भित्ति मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में है, फंजाई में है, प्लांटी में, लेकिन एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कैसी है? अनुपस्थित, मतलब नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे केंद्रक की झिल्ली। भाई केंद्रक झिल्ली क्या होते हैं? ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली में थोड़ा सा यहाँ पे एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, मान लो कि ये जो अपनी कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है,
यहाँ पे केंद्रक मैंने बना दिया। केंद्रक के ऊपर ऐसी झिल्ली होती है। अब ये झिल्ली किसमें होती है और किसमें नहीं होती है वो अपने यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। झिल्ली किसमें है और किसमें नहीं है वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, क्या बोला है, अनुपस्थित है, मतलब मोनेरा में अनुपस्थित, प्रोटिस्टा में उपस्थित, फंजाई में उपस्थित, प्लांटी में उपस्थित और एनिमेलिया में उपस्थित। यानी केंद्रक झिल्ली जो होती है वो सिर्फ मोनेरा में आपको नहीं मिलेगी। याद रखना, केंद्रक की झिल्ली मोनेरा में नहीं होती। ये जो चार्ट हम पढ़ रहे हैं बहुत IMP चार्ट भी है एक तरीके से और बहुत जरूरी भी है, आपके भविष्य में काम में आ सकता है, ठीक है। आगे दिया काय संरचना। काय संरचना मतलब बॉडी की संरचना कैसी है, ठीक है। तो देखेंगे मोनेरा में कोशिकीय है, प्रोटिस्टा की कोशिकीय है और फंजाई की बहुकोशिक है। फंजाई में कैसी है, बहुकोशिक, यानी ये सब एक कोशिकीय, ये दोनों कैसे एक कोशिकीय, लेकिन फंगस जो होता है उसमें बहुकोशिकीय। और प्लांटी में देखोगे तो उत्तक और अंग मिलेंगे। प्लांटी में कैसा पूरा अंग बना मिलेगा और उत्तक भी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एनिमेलिया में क्या, एनिमेलिया में पूरा का पूरा आपको अंग तंत्र मिलेगा। क्या मिलेगा, अंग तंत्र, ठीक है। पूरा का पूरा क्या मिलेगा, अंग तंत्र। एनिमेलिया में क्या, अंग तंत्र आपको मिलेगा। चलो अब पोषण की विधि अपने देखेंगे। क्या देखेंगे, पोषण की विधि, ठीक है। पोषण की विधि कौन सी है इसमें। अच्छा, पोषण की विधि यानी जो भोजन ले रहे उसमें पोषण किस तरीके से पांचों में जा रहा। तो पांचों में सबसे पहले मोनेरा में देखेंगे तो स्वपोषी और स्वपोषी में देखो दो तरह के स्वपोषण है। एक होएगा रसायन संश्लेषी और दूसरा प्रकाश संश्लेषी। और परपोषी भी मिलेंगे। परपोषी में मृत जीवी और परजीवी। देखो ये वाली जो आपको विधियां यहाँ पे दी है ये खास ध्यान रखने लायक है, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको लिख के यहाँ पे बता दूं। अच्छा, अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं रसायन संश्लेषित स्वपोषी। क्या, रसायन संश्लेषी, अरे हाँ, स्वपोषी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी। और दूसरी कौन सी है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। कौन सी है, प्रकाश संश्लेषी। हैंडराइटिंग खराब है थोड़ी सी, धीरे धीरे सुधर जाएगी। और क्योंकि हम इस मोड़ पे भी नवे आए। चलो अब आप देखोगे रसायन संश्लेषी स्वपोषी और एक साइड लिखा प्रकाश संश्लेषी। तो दोनों में अंतर क्या है, यानी दोनों में हो रहा है स्वपोषी है, यानी खुद अपना भोजन स्वयं बना रहे प्राणी, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन से बना रहे और कुछ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बना रहे, ठीक है। पता चल गया आप लोगों को। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में देखेंगे तो स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी दोनों मिलेंगे। और फंजाई में परपोषी नहीं मृत जीवी और मृतपोषी और परजीवी। देखो मृत जीवी, परजीवी, मृतपोषी और परजीवी। मृत मतलब मरे हुए पे जिंदा रहने वाले, मरे हुए प्राणियों को अपघटित कर उसका भोजन करते। परजीवी यानी दूसरों पे जिंदा रहने वाले, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे प्लांटी। क्या, अब प्लांटी की बारी आ रही है। तो प्लांटी में आप सब जानते हैं वो सब सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कुछ नहीं करते, ओनली क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और एनिमेलिया में यानी एनिमेलिया यानी जो एनिमल है यानी प्राणी है वो सब क्या करेंगे, परजीवी है टोटली, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। और अब आप देखेंगे प्रजनन की विधि। तो प्रजनन में मोनेरा में संयुग्मन, प्रोटिस्टा में युग्मन और संलयन और संयुग्मन। देखो युग्मक संलयन मतलब दो युग्मक एक साथ जुड़ते। और फंजाई में निषेचन। क्या है, निषेचन। प्लांटी में भी निषेचन और एनिमेलिया में भी क्या है, निषेचन। निषेचन मतलब क्या होता है भाई, तो देखो निषेचन का आपको मतलब यहाँ पे समझाया जा रहा है, सभी यहाँ पे ध्यान देंगे। चलो क्या होता है निषेचन। तो आपको इसमें से कोई वर्ड का पता नहीं चले तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। निषेचन मतलब क्या होता है कि शुक्र कोशिका और अंड कोशिका दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं, यानी एक दूसरे में मिलकर पूरी एक कोशिका बनाते, एक भ्रूण बनाते, तो उसको अपने कहेंगे निषेचन, ठीक है। चलो
नेक्स्ट ट्वीट। चलो अपने आगे आए थे। अभी हम बात कर रहे हैं इस सन में RH विटेकर, यहाँ से हमारा बाकी था, अभी यहीं तक अपने आए। चलो आगे चलते पढ़ते हैं। चलो मार्कर ले लेते पहले। चलो सन 1969 में RH विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। अच्छा, 1969 में क्या हुआ था, RH विटेकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 5 जगत प्रणाली विकसित की थी। जो अपने अभी हमने ये जो ऊपर वाला जो ये पैराग्राफ पढ़ा ना, ये पूरा ये पूरी सारणी जो थी, पूरी सारणी में यही सब दिया था। मतलब 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में हमने 5 जीवों के नाम पढ़े थे, अलग अलग तरह के 5 जीव थे। देखो ये जगत है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, यही वाला यहाँ पे उसी की बात है। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। ठीक है, ये 5 के नाम दे दिए, जिसके अभी अपने कैरेक्टर इधर पढ़े थे। तो हमने उनके कौन कौन से कैरेक्टर पढ़े थे। तो देखो सबसे पहला देखो क्या था कि कोशिका संरचना था, अगला क्या था, थैलस संरचना, फिर पोषण की प्रक्रिया, फिर हमने प्रजनन की विधि भी देखी थी, संयुग्मन, निषेचन, फिर जातिवृत्तीय संबंध यानी विकासीय संबंध। उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड थे। देखो तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया, यानी सबकी एक तुलना की गई है पूरे में, वो जो सारणी में ऊपर हमारे को यहाँ पे दिया गया। ठीक है, चलो अच्छा अगला अपने देखेंगे। एक मिनट में यहाँ पे डार्कनेस ले लेता हूँ यहाँ पे। चलिए चलो अब देखते हैं आज। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले कि वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो बैक्टीरिया, ठीक है, नीलहरित शैवाल और शैवाल, मॉस, फन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादप के साथ रखा गया था। इन सभी को पहले किस में रखा गया था, सभी को पादपों के साथ रखा गया था। किसके साथ रखा गया था, पादपों के साथ। लेकिन अब क्या हुआ, बाद में इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, क्योंकि इन सब में क्या थी, सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति थी, सब में समान थी। सब में क्या थी, सेल वॉल थी। इसके लिए सबको पहले किस में रखा गया था, सबको पहले रखा गया था पादप जगत में। किसमें, पादप जगत में। ठीक है, अरे हैंड राइटिंग धीरे धीरे जमती जाएगी, मस्त। चलो तो पहले इन सबको किस में रखा गया था, पादप जगत में। किनको किनको, देखो यहाँ पे दी, मॉस, फन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी को पहले पादप में लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब इनको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया। अब क्या बोला, इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका की भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। ये भी हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अच्छा आगे देखेंगे। जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। चलो सब में कोशिका भित्ति तो थी, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे थे जो सब में एकदम अलग अलग थे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरित शैवाल को अन्य यूकैरियोट जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया था। पहले क्या था कि ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और जो नीलहरित शैवाल है हमारा, ठीक है, इन सभी को यूकैरियोटिक के साथ डाल दिया गया था। सबको यूकैरियोटिक के साथ डाल दिया था। लेकिन क्या अभी यूकैरियोटिक अलग हो गया, प्रोकैरियोटिक अलग हो गया। अच्छा, अब आपको पता ना हो कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, तो वो आपको इसी चैप्टर में आगे को देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे कि क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोशिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया था। ठीक है, ये जो वर्गीकरण प्रणाली थी पहले, उसमें क्या था, जो द्विजगत थी, जो द्विजगत वर्गीकरण की थी पद्धति, उसमें इनको अलग अलग नहीं किया गया था। किनको किनको, परपोषी और हरित पादपों को अलग अलग नहीं किया गया था। अब क्या बोला, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। अब क्या था, देखो कवक में जो कोशिका भित्ति बनी होती है, कवक की जो सेल वॉल होती है, किसमें, कवक में भित्ति होती है यानी सेल वॉल, ये किससे बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी रहती है, काइटिन की। ठीक है, ये कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी रहती है, और पादप में किसकी,
सेल्यूलोज की बनी रहती है, किसकी? सेल्यूलोज की। तो क्या था, इन दोनों में कोशिका भित्ति अलग अलग है। पहले इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया था, यानी सबको पादपों में रखा गया था। लेकिन अभी आपको 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली अभी आपने देखी ऊपर, जो उसके कैरेक्टर हमने पढ़े थे, ठीक है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को क्या किया गया? कवकों को चलो नीचे देखते हैं, अगले पेज पर एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। पूरे का पूरे एक अलग जगत, कौन सा जगत? इसको फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंजाई के अंदर रखा गया, पूरा का पूरा अपना इनका अलग जगत है। फिर सभी प्रोकैरियोटिक, अच्छा अपने बॉक्स ले लेते हैं, अच्छा, सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा है। अच्छा, ये देखो, सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक मिलेंगे और एक कोशिक के, उनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला, जिन्हें पहले पादप के अंदर रखा गया था। तो देखो, प्रोटिस्टा में किसको किसको रखा गया उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो पहले क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला, इन दोनों को पहले पादप में रखा गया था, लेकिन अब एक नवा जगत बना प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसके अपने ऊपर सारणी में देखे थे। अब यहाँ पे किसकी मैंने यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटिस्टा। देखो फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटिस्टा। अच्छा, चलो, प्रोटिस्टा की बात हो रही। आगे क्या दिया है? पैरामीशियम और अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत के अंतर्गत रखा गया था। तो हमारा जो पैरामीशियम और अमीबा है, इनको पहले प्राणियों में रखा गया था, लेकिन अब उनमें नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि अब उनके 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली आ चुकी है, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और ये एक बहुत प्रमुख गुण है कि कोशिका भित्ति प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है, यानी सेल वॉल नहीं होती है। किन में? प्राणी कोशिका में, प्राणी कोशिका में, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जिन्हें पहले अलग पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था, ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, भाई कुछ चेंज भविष्य में भी होंगे। अभी आप देख रहे हो कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को हमारे को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, 5 जगत, ठीक है। पहले उससे पहले 2 थी, अब 5 हो गई, और भविष्य में हो सकता है 5 से 6 हो गए, 6 से 7 हो गए, अलग अलग है। मतलब जैसे जैसे वर्गीकरण होता जाएगा, जीवों की पहचान होती जाएगी, और वैसे वैसे उनके जीवों की संख्या अलग अलग होती जाएगी, ठीक है। चलो, अच्छा, अब पढ़ते हैं आगे। जो लक्षणों तथा विकासीय संबंधों के प्रति हमारी समाज में सुधार पर निर्भर होंगे, और वो किस डिपेंड पर हो सकते हैं? जो लक्षणों और विकासीय संबंध के आधार पर होंगे। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया जो न सिर्फ आकारिक, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित है, बल्कि जाति वृत्तियों हो और विकासीय संबंध पर भी आधारित हो। यानी वर्गीकरण इस बेस पे भी होना चाहिए कि कौन कौन से बेस पे यहाँ पे दिया है? जाति वृत्तीय और विकासीय संबंध, ठीक है। जाति वृत्तीय और विकासीय संबंध कि भाई वो कितने समय से विकसित हो रहा है, कैसा कैसा हो रहा है। जाति वृत्ति मतलब अलग अलग समय में उनकी और कौन सी जातियाँ आ रही है, अलग अलग विकसित हो रही है। तो इसके बेस पर भी वर्गीकरण होने की संभावना है भविष्य में, ठीक है। अभी तक हुआ नहीं है अपने एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से, ठीक है, हालांकि हो चुका है अभी, ठीक है। इस अध्याय में हम वीटेकर पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एवं एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, उनकी चर्चा अगले 2 अध्याय में हम करेंगे। यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और अगले 2 अध्यायों में क्या पढ़ेंगे वो भी अपने को बताया गया है। यानी यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, ये 5 की बात की गई है, मोनेरा, ठीक है, और क्या प्रोटिस्टा, मोनेरा और क्या प्रोटिस्टा, ये और फंजाई, इन तीनों के बारे में अपने ये चैप्टर में पढ़ेंगे जो भी पढ़ रहे। और प्लांटी के लिए अगले जो तीसरे नंबर का चैप्टर है पूरा,
और चौथा चैप्टर एनिमेलिया के लिए आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो इन तीनों के बारे में, यानी तीनों जगत के बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में अपने इस चैप्टर में अभी ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आ रहा हमारा मोनेरा जगत। क्या आ रहा है? मोनेरा जगत। चलो, क्या दिया यहाँ पे? सभी बैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। क्या बोला है? सबसे अच्छी लाइन है ये, सभी बैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत आते। जितने भी बैक्टीरिया है सबको मोनेरा के अंदर रखा गया है टोटली। अब कोई भी बैक्टीरिया बोलो, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई उसका जगत कौन सा है, तो हम शांति से कह देंगे कि भाई वो मोनेरा है। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सब जगह हो रहे, सब बहुत अधिक संख्या में होते हैं। अच्छा, अब बुक पे आएंगे। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। अगर आप मुट्ठी भर मिट्टी ले रहे हो तो उसमें भी सैकड़ों भर बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। और ये कहाँ मिल सकते हैं? ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल यानी रेगिस्तान में भी मिलेंगे, बर्फ और गहरे समुद्र में भी मिलेंगे, उनके जैसे विषम और प्रतिकूल वास स्थानों पर जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही रह पाते हैं। यानी क्या बताया जा रहा है यहाँ पर आपको कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ मिल सकते हैं आपको? गर्म जल के झरनों पे भी मिलेंगे, और मरुस्थल में मिलेंगे यानी रेगिस्तान में, बर्फ वाली जगह है वहाँ पे भी मिलेंगे, गहरे जो समुद्र के जो गहराई में वहाँ पे भी मिलेंगे। यानी जहाँ पे विषम प्रतिकूल परिस्थितियाँ है, यानी ऐसी परिस्थिति यहाँ पे जहाँ पे दूसरे सजीव यानी हमारे जैसे सजीव जिंदा नहीं रह पाते, वहाँ पे भी बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। यानी मोनेरा जगत के जो जीव है वो आपको मिलेंगे। आगे देखेंगे, कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं। अब ये लाइन में क्या लिखा गया है यहाँ पे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे जो जीव होते हैं उनके शरीर के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। चलो, अब आपको कुछ और बैक्टीरिया के प्रकार यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। बैक्टीरिया को उनको आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया। तो जो बैक्टीरिया है उनको आकार जो है उनके आधार पर 4 समूहों में बांटा गया। देखो आपके ड्राइंग में यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ वाला एक, ये देखो ये गोलाकार है, कोकाई आपको दिख रही है गोलाकार है। ठीक है, और ये बेसिलाई है, ये क्या है? बेसिलाई है, छड़ाकार है। कैसी है? छड़ के आकार है। और ये क्या है? स्पाइरेला है। क्या है? स्पाइरेला। आप इसका आकार देखोगे सांप के जैसा, नहीं सर्पिलाकार। और विब्रियो कैसे है? ये विब्रियो और ये कोमा के आकार के, किसके जैसे? कोमा के आकार के ये है। ठीक है, चलो आगे पढ़ ले। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया। गोलाकार कोकस, ये देखो ये दिख रहे गोलाकार कोकस। बहुवचन कोकाई, इनको बहुवचन में कोकाई भी कह सकते हैं। छड़ाकार बेसिलस, अब देखो ये है छड़ाकार बेसिलस, और बहुत सारे तो इनको बेसिलाई बोलेंगे। एक है तो इसको बेसिलस बोलेंगे और बहुवचन है तो इसको बेसिलाई। कोमा के आकार के विब्रियम, ये देखो कोमा के आकार के विब्रियम है, और बहुवचन यानी बहुत सारे तो विब्रियो भी बोल सकते हैं। और सर्पिला आकार के स्पाइरिलम, ये सर्पिल का आकार के स्पाइरिलम और बहुवचन में स्पाइरिला में बांटा गया है। अब देख रहे हो बैक्टीरिया को आकार 4 प्रकार के और 4 रूपों में इनको बांटा गया है। देख लो आप यहाँ पे कितने, ये चारों ड्राइंग खास है और आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यदि भी संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। उनकी जो संरचना रहती है वो बहुत एकदम आपको सरल सी लगेगी देखने पे, जब उसके बारे में पढ़ोगे, लेकिन उनका व्यवहार बहुत जटिल होता है, बहुत मतलब यूँ बहुत उलझा सा रहता है, आप जल्दी समझ ना पाओ, उस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया है? चयापचय यानी उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। यानी मेटाबॉलिज्म तरीके से आप जो खाना खा रहे हैं, हमारे में जो विविधता नहीं, मनुष्य में आप देखोगे, मनुष्य की जातियाँ देखोगे तो उनमें सभी की इतनी चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगी। उपापचय की दृष्टि, कोई मांस खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है, तो इतनी चेंज ज़्यादा नहीं देख रही। लेकिन बैक्टीरिया में आपको बहुत सी चेंज देखने को मिल सकती है। जितने भी आप देखोगे बैक्टीरिया जैसे कि मोनेरा जगत में जो आ रहे हैं, उनमें आपको इनके अंदर बहुत सी विविधताएं देखने मिलेंगी, बहुत ज़्यादा विविधता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। तो भोजन कहाँ से ले सकते हैं ये लोग? अकार्बनिक पदार्थों से भी ले सकते हैं। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी भी हो सकते हैं, अथवा रसायन संश्लेषित स्वपोषी। देखो रसायन संश्लेषी स्वपोषी, ठीक है, रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। एक मिनट, ये कुछ बिना काम का बीटा पड़ गया यहाँ पे। चलो हाँ,
ठीक है। अच्छा, अकार्बनिक पदार्थों से भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ से भोजन संश्लेषित करना मतलब क्या होता है कि ऐसे सजीव जो मरे हुए जीवों पर उनको सड़ा के या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ले रहे। दूसरा ये प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी भी हो सकते हैं, और देखो कि प्रकाश संश्लेषित भी मिलेंगे, और ये रसायन संश्लेषित स्वपोषी भी होते हैं, केमिकल अभिक्रियाओं से खुद का भोजन खुद बना ले रहे, और इतनी विविधता आपको यहाँ पे देखने को मिल रही। अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी निर्भर रहते हैं, और अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं भी करते कुछ, और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा बताया गया रसायन संश्लेषण में। ठीक है। अच्छा, अब अपने पढ़ेंगे आद्य बैक्टीरिया। क्या पढ़ रहे हैं? आद्य बैक्टीरिया। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हैं भाई? आद्य बैक्टीरिया, यानी इसको आर्की बैक्टीरिया भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या बोला जाएंगे इसको? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, चलो आगे पढ़ते हैं अपने। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे कि लवणीय क्षेत्र। अब ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, वो बहुत अत्यंत कठिन वास स्थानों पर रहते हैं, मतलब ऐसी जगहों पे जिंदा रहते हैं जहाँ पे दूसरे बैक्टीरिया भी नहीं रह पाते। इनका प्रकार कुछ ऐसा है कि ये लोग बहुत खतरनाक से खतरनाक जगहों में भी रह सकते हैं जहाँ पे सामान्य प्राणी नहीं भी रह पाते हो। ठीक है, जैसे कि लवणीय क्षेत्र। ठीक है, लवणीय यानी बहुत ज़्यादा समुद्री पानी हो वहाँ पे, और गर्म झरने, देखो थर्मो एसिडोफिलस भी बोला गया है। ठीक है, और कच्छ क्षेत्र यानी मिथेनोजन में भी पाए जाते हैं। देखो नीट में से यहाँ से इन तीनों में से क्वेश्चन आ भी चुके हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। अच्छा, अब आद्य बैक्टीरिया और एक जो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं, यानी जो आर्की बैक्टीरिया और जो सामान्य बैक्टीरिया, उनमें हम अंतर किस चीज पे कर सकते हैं? कोशिका भित्ति के आधार पर। क्या? कोशिका भित्ति। ठीक है, चलो ये हमने लिखा कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति यहाँ पे मैंने नाम क्यों लिखा, तो आप फिर से देखेंगे। आर्की बैक्टीरिया जो है, आर्की बैक्टीरिया यानी आद्य बैक्टीरिया, और जो हमारे अन्य यानी जो सामान्य बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और जो सामान्य बैक्टीरिया है, उनकी कोशिका भित्ति जो होती है, क्या होती है? कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, और इसी भिन्नता के कारण यानी इसी चेंज के कारण सामान्य बैक्टीरिया और जो आर्की बैक्टीरिया में इतना चेंज होता है कि जो आर्की बैक्टीरिया है ये सामान्य जगहों में जिंदा रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी तुलना में जो कठिन वास स्थान होते हैं वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जो ऐसे जगह जहाँ पर सामान्य बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पा रहे, वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, आगे यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्था में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है। प्रतिकूल मतलब ऐसी अवस्था जहाँ पे सामान्य जीव नहीं रह पाते, उनको बोलते हैं प्रतिकूल अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रतिकूल। अच्छा, मेथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशु जैसे कि गाय और भैंस के आंत्र में पाई जाती है। अच्छा, एक और बैक्टीरिया का नाम दिया यहाँ पे, क्या दिया? मेथेनोजन। क्या? मेथेनोजन। मेथेनोजन। अच्छा, ये मेथेनोजन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रूमिनेंट पशु यानी गाय भैंस, उनकी आंत यानी जो आंत होती है वहाँ पे अपने को मिलते हैं। इनके गोबर से क्या बनती है? मीथेन गैस यानी जैव गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया के अपने नाम पढ़ लिए कुछ। चलो अब हमारे आते हैं यू बैक्टीरिया। क्या आ रहा है भाई? यू बैक्टीरिया। क्या आ रहा है? यू बैक्टीरिया। चलो, हजारों यू बैक्टीरिया अथवा एक वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति और कशाप के द्वारा की जाती है। अच्छा, हम पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये यू बैक्टीरिया है या नहीं? ठीक है, यू बैक्टीरिया है यानी हम पहचान कैसे करेंगे? तो सीधा से सीधे बात यहाँ पे बोली गई है कि वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान यानी जो यू बैक्टीरिया है उसको अपने वास्तविक बोले हैं, और आर्की बैक्टीरिया वो वास्तविक नहीं होते, उसमें कोशिका भित्ति कुछ अलग तरीके की होती है और वो कहीं पे भी जिंदा रह सकते हैं प्रतिकूल अवस्थाओं में भी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं यू बैक्टीरिया। अच्छा, यू बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको दिया है एक कठोर कोशिका भित्ति, और क्या बोला है? और एक कसाब के द्वारा यानी चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। ठीक है, हम पहचान कैसे करेंगे भी कि कोई भी जीव यू बैक्टीरिया है या नहीं?
तो हम पहचान करेंगे कोशिका भित्ति और एक कशाभिका के द्वारा। ठीक है, अच्छा उन्हीं में से एक का नाम दिया साइनोबैक्टीरिया। किसका नाम दिया है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे नाम दिया गया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे कुछ अपनी जानकारी ली। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अरुण कुमार प्रजापति फ्रॉम प्रवीण एजुकेशन ग्रुप। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपने देख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, यानी कौन से बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहाँ गए? फिर गए, अरे कहाँ खो गए, कहाँ खो गए? ये फोटो आ जा रहा बार बार। हाँ यहाँ पे थे हम लोग। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया की अपने बात कर रहे हैं, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया यानी क्या है? नील हरित शैवाल। कौन सी शैवाल? नील हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया। चलो नील हरित शैवाल अब हम पढ़ेंगे, आगे ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ पे इन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। उनमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वकोषी होते हैं, यानी ये अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करते हैं और स्वयं पोषी होते हैं, यानी खुद का पोषण खुद प्राप्त यहाँ पे करते हैं। देखो अच्छा, यहाँ पे जो आपको डार्क ब्लैक में लिख के दिया है वो जरूरी होता है कुछ IMP। ठीक है, तो उसको खास ध्यान देना अपने को। चलो, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक होते हैं। देखो इसमें से एक कोशिक भी मिलेंगे आपको, कुछ कॉलोनी वाले भी मिलेंगे। कॉलोनी मतलब ग्रुप में रह रहे, अथवा तंतुमय यानी तंतु के फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। अच्छा, और कहाँ कहाँ रह सकते हैं? ये अलवण जलीय समुद्री, अलवणीय जलीय है। देखो इतनी शुद्ध हिंदी कर दी है कि बच्चे नहीं समझ पाते, तो इधर ध्यान देंगे। अब हम समझा रहे हैं तो अरे यार कहाँ टिक लग जा रहा है। ठीक है, अलवण जलीय समुद्री है, जलीय है और समुद्री, अथवा स्थानीय शैवाल भी इसमें होंगे, यानी स्थलीय शैवाल भी आपको मिलेंगे। इनकी कॉलोनी प्राय जेली नुमा आवरण से ढकी होती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। यानी जो साइनोबैक्टीरिया है उसकी जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी कॉलोनी यानी इनका जो पूरा ग्रुप है वो जेली नुमा आवरण से ढका होता है। किससे ढका होता है? जेली नुमा आवरण से ढका होता है। अच्छा, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं, यानी इनके लिए जो प्रदूषित जल होता है बहुत अनुकूल होता है। ठीक है, आगे दिया है बैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबीना। भाई ये एग्जाम्पल बड़े अच्छे, तो आपको याद भी रखने हैं दोनों एग्जाम्पल। क्या है कि नीट में आ भी चुके हैं और कई एग्जामों में आ भी सकते हैं, आपके बोर्ड में भी। तो ये दो बैक्टीरिया के नाम दिए, जिससे कि नॉस्टॉक और एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका द्वारा स्थिरित कर सकते। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है NCERT वालों की, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टेट्रोसिस्ट लिखा है, ड्राइंग में हेट्रोसिस्ट, दोनों एक ही है। ठीक है, रियल में इसका नाम हेट्रोसिस्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक और इसको टेट्रोसिस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देंगे, खास करके इसको हेट्रोसिस्ट पढ़ा जाना चाहिए, टेट्रोसिस्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा नॉस्टॉक और एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट, इनकी ऐसी कोशिकाएं होती है जो क्या करती है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती है। पर्यावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण। अब देखो पर्यावरण का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना मतलब क्या होता है? देखो पर्यावरण में जो डाइनाइट्रोजन गैस होती है, डाइनाइट्रोजन, उसको पेड़ पौधों की जड़ों तक लाने में इनकी कोशिकाएं काम करती है। ठीक है, पर्यावरण का जो नाइट्रोजन है वो जमीन में लाने में ये जो दिए है नॉस्टॉक या एनाबीना जो साइनोबैक्टीरिया, उसकी ये कोशिका हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं काम करती है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट आपको पता चल गया, इसका कार्य भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या करती है कि वातावरण के नाइट्रोजन को जमीन में लाता है, यानी मृदा में लाते हैं। चलो आगे ध्यान देंगे। और क्या करते हैं ये लोग? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, कुछ अब रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं? नाइट्रेट और अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे ऊर्जा मुक्त करके उसका उपयोग ATP उत्पादन के लिए करते हैं।
तो कुछ जो रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया होंगे वो क्या क्या काम करते हैं, तो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑक्सीकृत। और फिर उससे क्या करते हैं आगे, उनसे ऊर्जा मुक्त करके उनका उपयोग एटीपी बनाने में करते हैं। क्या, एटीपी एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के लिए पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलो अपने आगे बढ़ रहे हैं। अब आ रहे परपोषी बैक्टीरिया। देखो अभी हमने जो 2 बैक्टीरिया के बारे में बात की थी, उसमें से एक बैक्टीरिया था प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और दूसरा जो था वो था रसायन संश्लेषी स्वपोषी। ठीक है, रसायन संश्लेषी स्वपोषी। अब आ रहा पूरी तरीके से परपोषी, यानी दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहने वाले। ठीक है, अच्छा, परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं, यानी बहु अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं और ज़्यादातर वो क्या होते हैं, अपघटक। अपघटक मतलब जानते हो, दूसरी जो वस्तुएं, चीज यानी खाद्य पदार्थ है और उनका अपघटन करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देख सकते हो कोई भी कूड़ा है, कचरा है और केले के छिलके कह सकते हैं, आप कहीं पे डालो और हफ्ते 2 हफ्ते बाद देखोगे तो वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक आप वहाँ पे डालो तो सड़ गल नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होता है। अच्छा, आगे क्या दिया, इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, देखो बैक्टीरिया जो होते हैं दूध से दही बनाने में भी उपयोग किया जाता है और प्रतिजीवकों के उत्पादन में, यानी एंटीबायोटिक के उत्पादन में, एंटीबायोटिक होती है ना, उनके उत्पादन में, यानी एक तरह के दवा बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया, यहाँ पे अगर इसका नाम चाहिए कि प्रतिजीवी के उत्पादन करना है तो इसका होगा पेनिसिलियम, और दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं, LAB। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूध से दही बनाने में काम में आते हैं। और प्रतिजैविकों के उत्पादन में पेनिसिलियम। अच्छा, अगला क्या दिया, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में भी सहायता करते हैं। तो लेग्यूम जो पादप होते हैं उनकी जड़ के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो उनमें से एक का नाम हम कह सकते हैं राइजोबियम। क्या, राइजोबियम। ठीक, तो ये राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दलहन वाले, कौन से, दलहन यानी लेग्यूम पादप, कौन से पादप, लेग्यूम, यानी जो ये लेग्यूम पादप होते हैं इनकी जड़ों में रहते हैं। ठीक है, चलो आगे ध्यान देंगे यहाँ पे, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। अब देखो ये 3 तरह के जो बैक्टीरिया के अपने नाम देखे थे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, पेनिसिलिन जो कुछ जीव होते हैं वो, और लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता, सॉरी यहाँ पे ये नहीं है। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों और फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। कुछ रोगजनक भी होंगे जो इन फसल में, मनुष्य में, फार्म यानी कह सकते हैं एक तरह के जो छोटे स्तर पर कोई हम बगीचा जैसे कह सकते हैं। ठीक है, पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफॉइड, टिटनेस, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां भी होती है। तो ये इस तरह की बीमारियां भी होती है, किसके कारण, अपने बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां देखो यहाँ पे दी है, हैजा, टाइफॉइड, साइट्रस, कैंकर जैसी बीमारियां भी होती है। ठीक है, चलो अब आपने आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या दिया यहाँ पे, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। अब इसके प्रजनन की बात की गई, किसकी बात की गई यहाँ पे, प्रजनन, ठीक है, प्रजनन भी कहते हैं, कुछ इसको जनन भी कहते हैं और इसको और कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मतलब उसकी संतति की संख्या में वृद्धि करना, और उसकी प्रक्रिया सब जीवों में अलग अलग होती है। तो अब बैक्टीरिया में क्या होता है, कोशिका विभाजन द्वारा, किसके द्वारा, कोशिका के विभाजन द्वारा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारी एक कोशिका है वो एक कोशिका 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी। ठीक है, एक कोशिका है, फिर कोशिका का विभाजन होएगा, फिर 1 से क्या बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है, फिर ये आगे और विभाजित होगी, फिर 2 से क्या बनेगी, 4 बनेगी। तो इस तरीके की जो कोशिका के विभाजन की विधि है उसके द्वारा ही अपना जनन करते हैं। कौन करते हैं,
बैक्टीरिया जो होते हैं। इनकी एक मेथड ये बता दी। चलो दूसरा क्या दिया, कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु भी बनाते हैं। विपरीत परिस्थिति, अब विपरीत परिस्थितियाँ क्या होती है, ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें इनको कोई समस्या लगती है। जैसे कि मान लो मनुष्य के लिए विपरीत परिस्थितियाँ क्या होगी, तो हम कह सकते हैं कि बाढ़ और भूकंप, ये हमारे लिए एक तरह के विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती है। तो इसी तरह ये जो जीव होते हैं यानी बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें कुछ विपरीत परिस्थितियाँ जब कभी आती है तो ये बीजाणु बना लेते हैं अपने खुद के, ठीक है। अच्छा, ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, ठीक है, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। डीएनए का स्थानांतरण होता है। तो वो लैंगिक जनन में क्या होता है, डीएनए का स्थानांतरण होता है। डीएनए का स्थानांतरण कैसे बात किया गया यहाँ पे, मान लो कि एक कोशिका है और एक दूसरी कोशिका है, ये दोनों मिलकर एक कोशिका बनाएगी और इसका भी डीएनए होगा, इसका भी डीएनए होगा, इसका डीएनए इधर आ जाएगा, ठीक है। बीच का जो डीएनए होता है केंद्र के अंदर होता है, केंद्र काय होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो दोनों का डीएनए होता है ये एक में आ जाएगा। तो ये मेथड बोल सकते हैं ये होगी लैंगिक विधि। कौन सी, लैंगिक। और इसका जो डीएनए होता है वो स्थानांतरण के थ्रू एक जीव में आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक जीव का नाम बोला है माइक्रोप्लाज्मा। क्या बोला है, माइक्रोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी है जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो इनमें कोशिका भित्ति पहली बात तो यहाँ पे बोली जाती है बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। नीट 2022 में इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। नीट 2022 में यहीं से क्वेश्चन था कि भाई ऐसे कौन से सजीव है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। जो जीवित कोशिकाएं में सबसे छोटी कोशिका ये माइक्रोप्लाज्मा, ऐसा बोला गया यहाँ पे। और ऑक्सीजन के बिना भी ये जिंदा रह सकती है, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भी ये जिंदा रह सकती है। आगे क्या बोला, अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। रोगजनक मतलब जो रोग को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं। और रोग क्या कहलाते हैं, रोगजनक, ठीक है। अब हमारा पूरा जगत चेंज हो जा रहा है। अभी तक हमने पढ़ा था मोनेरा जगत। अभी तक हमने भाई कौन सा जगत पढ़ा था, सभी लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था मोनेरा। क्या था, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा जगत। लेकिन अब आ रहा पूरा प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। तो टोटल हमारे को यहाँ पे 5 जगतों के बारे में इस बुक में पढ़ना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक यानी फंजाई, फिर पादप और लास्ट में प्राणी जगत। इस तरीके से अपने को यहाँ पे 5 जगत के बारे में पढ़ना। तो एक जगत हो गया शॉर्टकट में, और प्रोटिस्टा भी इसी चैप्टर में, कवक भी आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। लेकिन पादप जगत के लिए पूरा चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 3, और प्राणी जगत के लिए चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। अब जो यूकैरियोटिक है और वो एक कोशिक है, ठीक है, एक कोशिक यूकैरियोटिक जो भी है उनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। ये आपको खास याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक से निर्धारित नहीं है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए पादप हो सकता है। मतलब इसकी सीमाएं फिक्स निर्धारित नहीं है। कुछ वैज्ञानिक बोलेंगे कि भाई मैंने जो पादप की खोज की है वो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, और कुछ बोलेंगे वो पादप है। क्यों ऐसा बोलेंगे, क्योंकि प्रोटिस्टा जगत के कुछ जो प्राणी होते हैं, कुछ जो सजीव होते हैं, कुछ सजीव होते हैं प्रोटिस्टा जगत के, वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है। लेकिन क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक, लिटी अच्छे से नहीं बनी थी, बोलेंगे सर आप तो लिटी बराबर नहीं बनाते हो, ठीक है, अरे ठीक है। एक के लिए प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होगा और दूसरे के लिए वो एक पादप यानी पौधा हो सकता है। तो पौधे में आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण होता है, हर प्रोटिस्टा में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कुछ सजीवों में, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कुछ सजीव ऐसे भी जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे। तो भाई प्रकाश संश्लेषण जब वो कर रहे तो वैज्ञानिक कुछ जो होंगे वो बोलेंगे कि भाई नहीं ये तो प्रोटिस्टा है, और कुछ बोलेंगे ये पादप है, ठीक है। तो इसकी सीमाएं अभी फिक्स तरीके से निर्धारित नहीं है। आगे बोला है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, अपंकवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। और इस बुक में ये जो हमने नाम लिए है क्राइसोफाइट, और फिर बोला है डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, अपंकवक और प्रोटोजोआ, इनके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। और इन सबको किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। आगे
प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं और मैक्सिमम इसके सदस्य कैसे होते हैं, सभी के सब कैसे होंगे, जलीय। यानी प्रोटिस्टा जगत के अंदर जितने भी प्राणी आएंगे मैक्सिमम वो सब कैसे होंगे, जलीय, यानी पानी में रहने वाले होंगे। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक होता है। अब ये बात होती है कि यूकैरियोटिक वर्ड भी क्या है, अभी हमने प्रोकैरियोटिक देखा था और यूकैरियोटिक भी देखेंगे अपने, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये 9वीं में आता भी है। चलो तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। इतना दिल पे नहीं लेंगे कि सर की हैंडराइटिंग बड़ी खराब है। अरे यार, धीरे धीरे सुधरेगी। अच्छा, ये मैंने लिखा प्रोकैरियोटिक, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है। ये हो गया यूकैरियोटिक। अब इनमें फर्क क्या है, दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, चलो मैं एक कोशिका बना देता हूँ, दोनों में एक कोशिका यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इसका जो बीच का जो केंद्रक होएगा, उसका जो क्रोमोसोम पदार्थ होता है, क्या क्रोमोसोम, ऐसे खुली अवस्था में पड़ा रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक का जो क्रोमोसोम पदार्थ होता है वो केंद्रक के अंदर बंद होता है और इसके आजू बाजू झिल्ली होती है। क्या होती है? केंद्रक झिल्ली होती है। ये क्या है यहाँ पे? केंद्रक झिल्ली है। क्या है? झिल्ली, केंद्रक के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई झिल्ली जैसी चीजें नहीं होती प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो हम बात करें यूकैरियोटिक, तो आपको पता चला यूकैरियोटिक क्या है, आगे भी अपने देखेंगे और इसके बारे में। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे थे हम, सुसंगठित केंद्रक होता है। देखो बोला यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक। वह सुसंगठित केंद्रक का मतलब क्या होता है? ये मैंने बोला ऐसा केंद्रक जो व्यवस्थित तरीके से संगठित हो और कोशिका झिल्ली उसके चारों ओर हो, ठीक है। अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं और कुछ जो कोशिका के ऐसे अंग होते हैं जिनमें झिल्लियां होती है वो भी प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा के में कसाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। अब यह कसाब और पक्षमाप क्या है तो शायद आपको पता भी हो, लेकिन नहीं पता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब ये कसाब क्या और पक्षमाप क्या है, चलो इसकी मैं ड्राइंग बना के भी आपको बता दूं, ताकि क्या है जो बच्चा कोई नया है तो उनको पता चल सके। देखो अब कसाब में क्या होता है, मान लीजिए कोई जीव है, इसकी ऐसे बड़ी बड़ी सी कुछ चाबुक जैसी संरचना ऐसे निकलती है, यहाँ से भी निकल सकती है। तो ये अपने इसको कहेंगे कसाब। क्या कहेंगे? कसाब। और पक्षमाप क्या होगा, मान लो ये जीव है, अपने पैरामीशियम ले लेते हैं, उसके छोटी छोटी संरचनाएं होगी उसके चारों ओर, ठीक है, उसको चलने फिरने में सहायता करती है, और अपने इसको बोलेंगे पक्षमाप। क्या बोलेंगे? पक्षमाप, ठीक है। ये पक्षमाप हो गया और ये हो गया हमारा कसाब। पता चला, दोनों सबको पता चल गया होगा आशा करते हैं। चलो अब वापिस यहाँ पे आ जाते हैं। तो प्रोटिस्टा में, कुछ प्रोटिस्टा में क्या पाया जाता है? कसाब और पक्षमाप भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो तीनों का मैं मतलब बता दो। अलैंगिक यानी आप जानते हो कोई लैंगिक अंग होता ही नहीं है और लैंगिक अंगों के द्वारा नहीं होता है। और कोशिका संलयन मतलब दो जो कोशिका होती है वो एक दूसरे में मिल जाती है, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे दो कोशिका बनाई, एक ये और एक ये कोशिका, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, दोनों ये कोशिका क्या करेंगी, यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, एक साथ यहाँ पे। चलो यहाँ से हाँ, और दोनों कोशिका क्या करेगी, मिलकर एक कोशिका बनेगी और इसको अपने बोलेंगे कोशिका संलयन। क्या बोलेंगे? ये कोशिका संलयन। क्या बोलेंगे? फिर से बता रहा हूँ, कोशिका संलयन। इसका मतलब बता रहा। अब आ रहा है युग्मनज बनाने की विधि द्वारा। तो युग्मनज में भी कुछ ऐसा ही होता है, उसमें जो लैंगिक अंग होते हैं युग्मक बनाते हैं और वो बाद में जाके युग्मनज बनते हैं, ठीक है। युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु जैसे मनुष्य में होते, इसी तरीके से। अब अपने इसके जो कुछ जीवों के नाम दिए थे, जैसे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, औपंकवक, प्रोटोजोआ, उनके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें से पहला जो है वो है हमारा क्राइसोफाइटा। क्या है? क्राइसोफाइट। सबसे पहला जो दिया वो क्या है? क्राइसोफाइट।
चलो तो अब आगे सभी ध्यान देंगे यहाँ पे, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। चलो, अरे कहाँ पहुंच गए। अब देखेंगे तो अब इस समूह में क्या दिख रहे हैं, इस समूह के अंतर्गत डायटम और सुनहरे सवाल डेस्मिड आते हैं। देखो दो चीजें आपको याद रखनी इसमें, डायटम और डेस्मिड। जो क्राइसोफाइट है इसके अंदर से, यानी इतना जो ये पैराग्राफ पूरा दिया है, इस पूरे पैराग्राफ से नीट के क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार आए नीट के आए और कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा। नहीं, आप इससे ये समझ सकते हो कि आपके लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस बनाती है आपको पढ़ने के लिए, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, और उनको समझना जरूरी हो जाता है। तो हिंदी मीडियम के लिए खास करके, क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में से किया गया। तो ये जो बुक होती है पहले इंग्लिश में बनाई जाती है, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो ट्रांसलेशन होती है टोटल एकदम एकदम टोटली डीप हिंदी में चली जाती है, और ये अजीब सी रहती है। जिस बच्चों को इस जो बच्चे इन्हें नहीं पढ़े रहते, जैसे कि कई स्टेट में क्या था, जैसे गुजरात है, राजस्थान, उसमें पहले वहाँ की बुकें पढ़ाई जाती, जैसे गुजरात स्टेट में तो गुजराती में जो बुक बन रही है फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके हिंदी मीडियम के बच्चों को दिया जाता था। महाराष्ट्र में भी पहले मराठी में बनती, फिर वो हिंदी में ट्रांसलेशन करके हिंदी मीडियम के बच्चों को दिया। तो हिंदी मीडियम के बच्चे सब जगह होते, तो क्या होता है कि वो भाषा उनको अच्छे से समझ में आ जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या करें, इंग्लिश में से शुद्ध हिंदी ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा आपको तकलीफ भी होती है, तो इसकी वजह से क्या है, समझ में नहीं आ पाती बुक। तो पहले तो बुक को समझना जरूरी हो जाता है, फिर उसको क्या कैसे याद करना वो बात अलग है। ठीक है, चलो, ये स्वच्छ जल और लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। स्वच्छ जल यानी एक तरह से हम कह सकते हैं तालाब का पानी जो साफ होता है वहाँ पे भी पाए जाएंगे क्राइसोफाइटा, और समुद्रीय पर्यावरण में भी पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, तथा जल गहराई के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। बहुत छोटे होते हैं और पानी के साथ शांति से बहते रहते हैं। पानी जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ ये क्राइसोफाइट जाएंगे। अच्छा, अब डाईएटम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो डाईएटम दिया उसकी बात कर रहे हैं। डाईएटम देखो यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आपके मगज में हाईलाइट में रहे। डाईएटम में कोशिका भित्ति साबूदाने की इसी तरह के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। मतलब इतना शुद्ध हिंदी दे दिया ना भाई साहब, आप समझने जाओगे प्रॉब्लम हो जाती है इतना। तो इसकी कवच कैसे होती है, तो देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। मान लो कि अंदर का एक जीव है, मतलब इसका देखो, अब मैं अंदर से इसको थोड़ा कलर कर लेता हूँ। तो ये जो है इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से हमारा डाईएटम है। क्या है, डाईएटम। सर जी OMR भर रहे सर जी, ठीक है। तो इसकी दो कवच, एक ये वाले और एक ये बाहर वाली, तो दो कवच यहाँ पे आपको दिख रही है। साबूदाने की कैसे दो कवच होती है, इस तरह की कवच होती है हमारी डाईएटम की। किसकी होती है भाई, डाईएटम की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन भित्तियों में सिलिका होती है, और इन भित्तियों के यहाँ पे क्या होती है, सिलिका होती है। क्या होती है यहाँ पे, सिलिका। क्या होती है, सिलिका, यानी एक तरह से मिट्टी भी हम कह सकते हैं, कुछ बच्चे उसको मिट्टी भी कहते हैं। आगे दिया, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते, ये सिलिका होने के कारण ये नष्ट नहीं होते। इस प्रकार का मृत डाईएटम अपने परिवेश यानी वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। यानी ये जो डाईएटम है जब मर जाते हैं, ठीक है, क्या, जब ये डाईएटम मर जाते हैं तब ये अपनी जगह पे जहाँ पे भी मरे हो, यानी जहाँ वास स्थान जहाँ पे भी वो रहते हो, तो एक साथ जब मान लो करोड़ों की संख्या में मान लो ये मर गए, तो इनकी जो यहाँ की जो सिलिका होती है और वो वहीं पे छूट जाती है। जब सिलिका वहाँ पे छूटती है तो वहाँ पे किसलगर बन जाते हैं। किसलगर आपको वर्ड याद रखना है, बहुत अच्छा वर्ड है किसलगर। यहाँ पे दिया नहीं इस बुक में, लेकिन किसलगर ये कभी कभार क्या है नीट में आता भी है और आया भी है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो किसलगर बन जाते हैं। किसलगर क्या होते हैं भाई, एक तरीके के पहाड़ जैसे होते हैं, यानी ये मिट्टी के पहाड़ बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्या बनते हैं, मिट्टी के पहाड़। अब अपने अच्छा यहाँ पे दिए, बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा इस अवशेष को डाईएटमी मृदा कहा जाता है। मृदा यानी मिट्टी, यानी डाईएटम से जो मिलती है उसको अपने बोलते हैं डाईएटमी मृदा। ठीक है, यानी ये जो किसलगर है यही, ठीक है, किसलगर को अपने डाईएटमी मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फालतू चीजें कुछ दिए मिटा दो। हाँ, चलो आगे पढ़ेंगे। चलो, कण में होने के कारण इसका कारण, अब जो ये डाईएटमी मृदा होती है ना,
यानी जो किसल करके पहाड़ बन जाती है। डाइट में जो मृदा होती है, ये डाइटम के अंदर से जो सिलिका होती है, इसकी जो मिट्टी होती है उसका यूज़ कहाँ होता है, तो कण में होती है, यानी कण के फॉर्म में होती है। ऐसे कण होते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में होती है, कण के फॉर्म में। देखो ऐसे 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 ऐसे। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है भाई, उसका यूज़ यहाँ पे बता रहे, उसका उपयोग बता रहे। कण में होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में और तेल और सिरप के निस्यंदन में, निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, तेल को फिल्टर करने में और सिरप को फिल्टर करने में, ठीक है। निस्यंद यानी क्या होता है, फिल्टर। हमने देखा है घर पे फिल्टर लगा रहता है, पानी का फिल्टर करने की जो मशीनें होती है उस तरीके। निस्यंदन यानी फिल्टर करना होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है और समुद्र के ये उत्पादक भी कहे जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसी जगत से यानी प्रोटिस्टा के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं डाइनोफ्लेजिलेट। क्या पढ़ रहे हैं, डाइनोफ्लेजिलेट, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, डाइनोफ्लेजिलेट। तो कुछ वर्ड ऐसे जो इसमें याद नहीं होते, पहली बार मिलते। बायोलॉजी में कुछ ट्रिकी शब्द भी मिलेंगे जिसको आप कई बार बार दोहराने से आप इसको याद कर लोगे, ठीक है। चलो आगे, ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। भाई ये समुद्र में पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखो ये है प्रोटिस्टा, पादप नहीं है भाई, देख लो ये पादप नहीं है। पहली बात है, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी है, सॉरी सजीव है प्रोटिस्टा जगत के, और ये पादप नहीं है, फिर भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी प्रोटिस्टा जगत में कुछ ऐसे भी सजीव है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे क्या दें, इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णक के आधार, और जो प्रमुख वर्णक कौन कौन से होते हैं, पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल होते हैं, ठीक है। तो पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल। अच्छा, इनकी कोशिका भित्ति के बाहर की सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। देखो इसकी ड्राइंग आप देख लो, यहाँ पे कहाँ गई इसकी ड्राइंग, यहाँ पे दी नहीं है बुक में। अच्छा नहीं दी है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिका यानी जो ये हमने बात कर रहे थे डाइनोफ्लेजिलेट, ठीक है। जो डाइनोफ्लेजिलेट है, इसकी कोशिका भित्ति के बाहर सतह, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, मान लो कि डाइनोफ्लेजिलेट है हमारा, ठीक है। तो इसके जो बाहर की सतह क्या है, बाहर की सतह यहाँ पर, ये बाहर की सतह बहुत कड़ी होती है, कड़ी पट्टिकाओं के फॉर्म में होती है। और ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पे दिया है देखो, सेल्यूलोज बुक में लिखा है, सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। अधिकतर डाइनोफ्लेजिलेट में दो कशाब होते हैं। क्या होते हैं, दो कशाब होते हैं। यानी मैं कशाब बना के दिखा दूं, अभी मैंने बताया था कि कशाब क्या होता है, ठीक है। तो कशाब बना के दिखा दिया, तो मान लो ये कशाब मैंने बना दिया और एक और ये कशाब बना दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, कशाब। अच्छा, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। दूसरा, दोनों एक ही दिशा में नहीं होते। चलो मैंने दोनों एक ही दिशा में बना दिया। चलो एक लंबवत कर देते हैं और एक को अनुप्रस्थ कर देंगे, ठीक है। मान लो ये अनुप्रस्थ हो गया, तो इसको अपने बना देते लंबवत, ठीक है। एक अनुप्रस्थ मतलब इसके साथ में होता है और एक सतह के लंबवत होता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या दिया है, भित्ति पट्टिकाओं के बीच खांच में उपस्थित होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, भित्ति की जो पट्टिका होती है उसमें कुछ जगह होती है जिसको अपने खांच बोलते हैं, और उसके अंदर ये उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं, ये कशाब। प्रायः लाल डाइनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। और ये जो डाइनोफ्लेजिलेट है लाल कलर के, कौन से, लाल कलर के, जो रेड कलर के, देखो हम लोग जो पॉइंटर यूज करें वो भी रेड कलर की है। तो मान लो कि इसके ये विस्फोट हो जाए, फट जावे, तो इसके अंदर जो भी लाल कलर भरा होएगा वो पूरे समुद्र में फैल जाएगा। और ये जहरीला भी होता है, जिसके कारण कुछ वनस्पतियाँ या कुछ समुद्री जीव होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे समुद्र का जल लाल यानी लाल तरंगे दिखने लगता है। तो समुद्र का जो पानी है लाल जैसा दिखेगा, लाल तरंगे जैसी उसमें दिखेगी। इतनी बड़ी संख्या से निकले जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा संख्या में जब ये फट जाते हैं तो इनका जो जीव विष होता है जब वो निकल जावे, तो इतना सारा जीव विष निकलने के कारण क्या होता है कि मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। और इसका एक उदाहरण दिया है गोनिया लेक्स। क्या दिया है, गोनिया लेक्स, यानी इसको अपने गोनिया लेक्स भी लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, गोनिया लेक्स। डाइनोफ्लेजिलेट में एक उदाहरण दिया है गोनिया लेक्स, आपको याद रखना, ठीक है। तो हो गया आपका ये एक भाग हो गया किसका, प्रोटिस्टा जगत का। देखो डाइनोफ्लेजिलेट हमने पूरा कर लिया है। अब हम आ रहे हैं यूग्लिनोइड पे। किस पे आ रहे हैं,
भाई यूग्लिनॉइड बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत हैवी ड्राइवर कहा जा सकता है। कुछ लोग नहीं बोलते भाई तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, उसी तरीके से ये हैवी ड्राइवर है। अब क्यों है आपको बता देता हूँ। यूग्लिना, ठीक है, देखो इसका उदाहरण भी दिया, पहले ही आपको उदाहरण भी बता दो। यूग्लिनॉइड यानी यूग्लिना, यूग्लिनॉइड उसका पूरा एक भाग है और उसमें से एक प्राणी का उदाहरण भी दे दिया है, एक सजीव का, जिसको यूग्लिना कह रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब इसमें क्या देखेंगे अपने, इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी है। ये ज़्यादातर यानी यही जो ड्राइंग दी है ये यूग्लिना की, ठीक है, किसकी है, यूग्लिना की। अपने को यहाँ पे पहले से चित्र दे दिया है, तो चित्रों को भी साथ साथ में आप देखते जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है, यानी इसके जो बाहर जो प्रोटीन कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति की जगह क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन की परत होती है। जो परत जो देखो मेरी लाल पेन चल रही है यहाँ पर, ये प्रोटीन की परत होती है, ठीक है। और इन परत को क्या नाम दिया गया बुक में, देखो पेलिकिल होती है। इन परत को क्या कहते हैं, पेलिकिल। ये प्रोटीन की जो पदार्थ की परत होती है इसको अपने कहते हैं पेलिकिल, जो इसकी संरचना को लचीला बनाती है। और ये संरचना के कारण क्या होती है, ये जो यूग्लिना होता है यानी यूग्लिनॉइड सजीव होते हैं ये लचीले होते हैं। अच्छा, अब बोला इसमें दो कसाब होते हैं जिसमें एक छोटा तथा एक बड़ा। देखो ये कसाब एक बड़ा तो दे दिया है, छोटा दिख नहीं रहा है, ये साइड में से इनसे निकला हुआ लेकिन निकलता है, ठीक है, एक छोटा सा। अच्छा, आगे क्या दिया है, यद्यपि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये जब सूर्य प्रकाश हो तो ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश है, मान लो ये हमारे क्या है, सूर्य भगवान, या हम कह सकते हैं सूर्य देवता या सन ग्रह, ठीक है। जब ये उपस्थित है तब तो क्या करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। देखो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं भैया, ठीक है, ये पादप नहीं है, ये प्रोटिस्टा है, फिर भी प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अच्छा, जब उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण कर रहा हो भैया, नहीं उपस्थित है तो क्या करेंगे वो भी देख रहे। तो लेकिन सूर्य प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर जाते हैं, ठीक है। अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का क्या करते हैं, शिकार करते और परजीवी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। तो यूग्लिनॉइड में क्या होता है, आश्चर्यजनक, एक बहुत आश्चर्य की बात हम कह सकते हैं कि यूग्लिना या यूग्लिनॉइड जो होते हैं इनमें जो वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल होते हैं वो भी एक वर्णक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ज़ेंथोफिल। तो ये जो वर्णक है ये उच्च सजीवों में पाए जाने वाले, तो उच्च पादपों में पाए जा रहे और यूग्लिनॉइड में भी पाए जा रहे। तो ये हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं, उदाहरण यूग्लिना, ठीक है। चलो अब आ रहा है अवपंक कवक। क्या आ रहा है भाई, अवपंक कवक। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा, ये एक ऐसा प्रोटिस्टा भाई, ये है तो प्रोटिस्टा ही लेकिन मृतपोषी। कैसा है, मृतपोषी, यानी मरे हुए सजीवों का या पदार्थों का या कोई भी सजीव अपघटक थे या उनके कोई उत्पाद थे जो मर जाते हैं या सड़ जाते हैं तो उनका यूज करते हैं। कौन, अवपंक कवक। कौन करते हैं, अवपंक कवक, मृतपोषी प्रोटिस्टा। ये कैसा है, अब आपको बोला मृतपोषी प्रोटिस्टा कौन है, तो अवपंक कवक। इसमें से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। जो सड़ रही टहनी और पत्तों के साथ गति कर रहे जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, यानी उनको खाते। अनुकूल परिस्थितियों में समूह बनाते हैं, यानी अनुकूल जो परिस्थिति है उसमें समूह बना के रहते हैं। ये अवपंक कवक जो होते हैं अनुकूल, यानी उनके रहने के लायक जो परिस्थितियाँ होती है ये ग्रुप बना के रहते हैं। ऐसे मान लो कि ये ग्रुप एक टाइप का, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम। एक तरीके से मैंने समझाने के लिए ये यहाँ पे आपको ग्रुप बना के दिखा दिया, ठीक है। और इस तरीके का ग्रुप जो होता है इसको ये लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। तो उनकी लंबाई कई फीट तक की लंबी हो सकती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो उनके लायक ना हो तो उसमें क्या होएगा, ये क्या करते हैं, बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं और ये बिखर जाते हैं। मान लो पहले क्या थे, ऐसे ऐसे ग्रुप बनाए हुए थे और ये प्लाज्मोडियम कहलाएगा। ये क्या था हमारा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम बना लिए अवपंक कवक, लेकिन ये उनके अनुकूल परिस्थितियां, मतलब
ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं, उनके रहने लगेगा। अब मान लो कि बहुत बाढ़ आ जा रही है और बहुत गर्मी पड़ रही है, तो यही क्या करते हैं, इनके सिरे जो होते हैं, इनके सिरे, ये वाले भाग जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि बीजाणुओं में बट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट कर खुद अपनी एक अलग आकृति बना लेते, अपना एक अंग बनाकर फिर ये नवे सजीव की तरह व्यवहार करते प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी बाढ़ जैसी परिस्थितियां जो होती है। ठीक है, बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है, यानी फैलाव कहाँ से होता है, वायु के साथ होना है, ये वायु में आगे और गति करते रहते हैं। अब आ रहा भाई अपना प्रोटोजोआ, क्या आ रहा है, प्रोटोजोआ। तो ये भी एक तरह का प्रोटिस्ट है, यानी अभी तक हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। एक कोशिक यूकैरियोटिक, क्या है, एक कोशिक यूकैरियोटिक, अपने अभी पढ़े थे आगे। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। अब ये जो प्रोटोजोआ जितने भी ये सब कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी। ठीक है, वो जो ऊपर वाला था औपंख कवक, वो कैसा था, मृतपोषी। जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं, ये प्राणियों के पुरातन संबंधी है। पुरातन संबंधी यानी पुराने रिलेशनशिप वाले। ठीक है, आपके भी संबंधी, हमारे भी संबंधी। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। तो इसके मुख्य 4 भाग है, किसके, प्रोटोजोआ के। ठीक है, कौन कौन से समूह, सबसे पहला अमीबीय प्रोटोजोआ। कौन सा सबसे पहला भाई, अमीबीय प्रोटोजोआ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे ये जीवधारी स्वच्छ जल यानी साफ पानी में, समुद्री पानी में और नमी वाली मिट्टी में भी पाए जाते हैं, यानी मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से, यानी डुप्लीकेट पैरों की सहायता से अपने आहार को पकड़ते हैं। मान लो कि अमीबा है, इसका फिक्स आकार नहीं होता है, फिर ये बाद में क्या करता है, आगे जाके डुप्लीकेट पैर बनाता है। देखो कुछ इस तरीके से आगे जाकर इसने ऐसा बना लिया, ये इसकी अंदर की इसका केंद्र है। ठीक है, तो ये जो है ये हमने इसके बनाए डुप्लीकेट पैर। फिर कोई खाना यहाँ पे आता है तो ये इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो ये इसके होते हैं डुप्लीकेट पैर, यानी कूटपाद इसमें बोलेंगे। ठीक है, अच्छा आगे ध्यान देंगे। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। जो समुद्री प्रकार होते हैं इनके, जो समुद्रों में भी पाए जाने वाले कुछ अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं, इनके बाहर सिलिका के कुछ कवच होते हैं, तो ये सेफ रहते हैं। इनमें से कुछ जैसे अंटअमीबी परजीवी होते हैं और इनका एक उदाहरण भी दिया गया है। अब दूसरा प्रोटोजोआ देखो, 4 बांटे थे, 4, उनमें से पहला प्रकार पढ़ लिया हमने, अब दूसरा आया। ठीक है, दूसरे में क्या है, कशाभी प्रोटोजोआ। क्या है, कशाभी प्रोटोजोआ। चलो अब कशाभी प्रोटोजोआ क्या है, तो इनके बाहर एक कसाब पाया जाता है। जैसे अभी भी मैंने ड्राइंग बना के आपको यहाँ पे समझाया था। यहाँ पे ये देखो, ये कसाब दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो कसाब है, इस तरीके की कसाभिकाएं पाई जाएगी, उनको बोलेंगे कसाभी प्रोटोजोआ, कसाभी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं, स्वच्छंद यानी साफ पानी में रहते, परजीवी होते। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। ठीक है, परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं। ठीक है, दूसरों की बॉडी पे, यानी परजीवी यानी दूसरों के शरीर पे रहने वाले, दूसरे सजीवों पे निर्भर रहने वाले जो कसाभी प्रोटोजोआ होते हैं, वो बीमारी के कारण होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। उनमें से एक बीमारी का नाम दिया है निद्रालु व्याधि। ठीक है, और जो एक कसाभी प्रोटोजोआ उसका नाम भी दिया है, उसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। क्या है, ट्रिपेनोसोमा, आपको याद रखना है, वो कसाभी प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे आ रहा है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। ये आया पक्षमाभी प्रोटोजोआ। अब ये क्या है, ठीक है, तो ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी है, बहुत तेजी से गति करने वाले जीवधारी है और पानी में रहते, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं। अब क्या है, पक्षमाप की बात कर रहे हैं। पक्षमाप क्या था, देखो मैंने ये ड्राइंग बना के अभी भी समझाया था आपको। यहाँ पे ये पक्षमाप है, कुछ शरीर के बाहर पाए जाते हैं, ये क्या होंगे, पक्षमाप होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ पक्षमाप, सॉरी, इनमें से गुहा यानी ग्रसिका होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, यानी पक्षमाभी प्रोटोजोआ। अब अपने एक ड्राइंग यहाँ पे बना के आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे चलो, ये मान लीजिए अपना एक सजीव है। ठीक है, और इस सजीव में क्या होएगा, कहाँ गया, अब यहाँ का ये जो छोटा सा भाग अपने यहाँ से काट लेते हैं। ठीक है, आपको ड्राइंग बना के मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आकृति। तो इसके अंदर एक भाग होता है ऐसा,
पहले इसके बाहर कशाप पक्षमाप पाए जाते हैं। तो पहले अपना इस तरीके की गुहिका बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गुहिका यानी ग्रसिका, देखो दिया है ना, और ये कोशिका के सतह के अंदर की तरफ खुलती है, देखो अंदर की तरफ खुल रही है, ठीक है। और पक्षमाभों की लय गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। तो भोजन जो होता है वो यहाँ पे गलेट की तरफ यानी अंदर आ जाता है। मान लो ये अपना भोजन है और ये अंदर आ जाता है, तो भोजन मिल जाता है इन सजीवों को, ठीक है। कौन से सजीव थे भाई, ये प्रोटोजोआ थे, लेकिन पक्षमाभी, ठीक है। अच्छा, पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम, और इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम, देखो पीछे यहाँ पे ड्राइंग में दिया था, ये जो चप्पल के आकार का है ये हमारा पैरामीशियम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ब, पैरामीशियम, ठीक है। तो ये क्या है, पैरामीशियम, यानी ये हमारा पक्षमाभी प्रोटोजोआ। अब आता है स्पोरोजोआ। क्या है, स्पोरोजोआ, क्या है, स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। अच्छा, स्पोरोजोआ में क्या होता है, तो कुछ ऐसे जीव जो होते हैं जो क्या करते हैं, इनके बीच में एक ऐसी अवस्था आती है जब ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ आता है, उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ आता है जब उनको दूसरे जीवों में जाना पड़े। यानी एक जो मलेरिया, हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, तो मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम, ये जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मच्छर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो मच्छर से उनको अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मनुष्यों के अंदर आना ही पड़ता, ठीक है। तो पहले मनुष्य में आएंगे, फिर अपना जीवन चक्र करेंगे, आधा जो अधूरा रहता है वो पूरा करेंगे, फिर वापस दूसरे सजीवों में चले जाएंगे। अगर वो नहीं आते तो आधे पे मर जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें से सबसे कुख्यात यानी सबसे जो पहचाना जाने वाला वो क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है। प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर, मलेरिया को फैलाने वाला ये जो है वो प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो पक्षमाभी स्पोरोजोआ है, ये प्रोटोजोआ के अंदर आने वाला स्पोरोजोआ है। तो ये ऐसा स्पोरोजोआ जो मच्छर के अंदर से मनुष्य के अंदर पहुंचता है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। मच्छर में कौन सी, मादा एनाफिलीज में से मनुष्य के अंदर आ जाता है। तो अभी हमने मोनेरा पढ़ा पहले, फिर प्रोटिस्टा पढ़ा, ठीक है। अब आ रहा हमारा फंजाई जगत, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहीं पे स्टॉप करें, और अगले वीडियो में आपको इसके आगे का भी पूरा मिल जाएगा। तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 2 है, और धीरे धीरे आपको 2, 3, 4, 5, 6 स्लोली जैसे जैसे आप रिक्वेस्ट करते जाओगे कि भाई चलो पहले ये चलाया जाए, तो वो भी चलाया जाएगा, लेकिन पहले वो चलेगा जो आपके बेसिक हो, यानी ज़रूरी हो आगे के चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई करते रहे, और एनसीईआरटी को खास ध्यान से पढ़े, क्योंकि कई ऐसी जो एग्ज़ामें होती है, नीट जैसी एग्ज़ाम, एम्स जैसी एग्ज़ाम, और AIPMT जो हम पहले इसको कहते थे नीट को, तो इसमें एनसीईआरटी से ही आता है, यानी आपको एनसीईआरटी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी लेके आए हैं, और वैसे हमारे दूसरे लेक्चर भी अवेलेबल है दूसरी क्लास के यूट्यूब पे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो भविष्य में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आपके रिक्वेस्ट के बेस पर हम और भी आपको वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, ओके।